हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्या ज़रूरी है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में एक थ्योरेटिकल पार्ट हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। अब बात करें पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है। ये तो सबको पता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए, और उन पार्टनर्स में होना चाहिए एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर 2 पार्टनर्स ये ओरली बात कर लें कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी उसको एक पार्टनरशिप फर्म ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर उन पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम ये कंक्लूजन में नहीं लेकर आ सकते कि एक्चुअली में किसकी गलती है, क्योंकि ये तो ओरल एग्रीमेंट था। इसीलिए एक रिटन एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये एक मैंडेटरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में उन पार्टनर्स को एक रिटन बनाना ही होगा तभी एक फर्म तैयार होगी, ऐसा नहीं है। ओरली भी एक फर्म बन सकती है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो हम उस डिस्प्यूट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स गिवन होंगे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये है क्या एक्चुअली में। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को कहा जाता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जहाँ पे ऑनर और फर्म दोनों को अलग अलग माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप की बात करें तो अगर हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें तो हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी ही कहेंगे, जैसे कि एक कंपनी को कहा जाता है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ पर लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड नहीं है। अगर फर्म लॉस में चली जाती है तो पार्टनर्स को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए। इसीलिए अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स और फर्म दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्चुअली में है क्या। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो पार्टनरशिप उन पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है जहाँ पे ये बात की गई है कि वो जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब वो शेयर कैसे करेंगे वो चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी कि वो इक्वली शेयर करेंगे या किसी प्रोपोर्शन के अंदर शेयर करेंगे। अब कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जो भी पार्टनर्स हैं उनको एजेंट और प्रिंसिपल दोनों कहा जाता है। अब एजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितने भी पार्टनर्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करना, कि जो भी वो एक्टिविटीज़ करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उन सब चीज़ों को जब देखा जाएगा तो उसे एजेंट कहेंगे, क्योंकि वो खुद भी उसको परफॉर्म करेगा। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अब यहाँ पर कोई भी उस चीज़ को परफॉर्म करेगा कि वो वर्किंग पार्टनर है या नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो इस चीज़ के लिए पार्टनर्स को प्रिंसिपल भी कहा जाता है कि वो खुद काम करेगा या दूसरों से काम कराएगा। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, जहाँ पे अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स दोनों होते हैं, वो एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं और एक प्रिंसिपल की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम पार्टनर्स की, तो कितने मेंबर्स होते हैं। अब सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मिनिमम मेंबर्स के बारे में तो बता दिया कि मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की बात
इस एक्ट ने नहीं कही। अब मैक्सिमम मेंबर्स 50 होने चाहिए, ये किसने बोला? ये बोला इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 484 ने। यही कारण है कि यहाँ पर दोनों ही व्यू पॉइंट को देखा जा रहा है। इसको तभी सेपरेट लीगल एंटिटी भी माना जा रहा है और इसको नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी भी माना जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें एक एक पॉइंट को उसको अच्छे से रीड करना होगा, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अब जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन एग्रीमेंट हो, ओरल भी हो सकता है। तो अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे और उसका दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे कि कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जहाँ पे जो भी रूल्स वगैरह गिवन होते हैं कि किस हिसाब से इस फर्म को चलाया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये सिर्फ एक ओरल एग्रीमेंट है, तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड? अब ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पर वैसे ही 8 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, 8 रूल्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो आपको समझने हैं वो सिर्फ 5 रूल्स हैं जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में ये ज़रूरी है रीड करना कि वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है या पार्टनरशिप डीड उसमें नहीं है। अगर तो है तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस तरीके से इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पर, ड्राइंग पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फर्म नहीं है, तब आपको ध्यान रखना है क्या क्या रूल्स बनेंगे। वो हैं ये इम्पॉर्टेंट 5 रूल्स। कौन कौन से? सबसे पहले, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1 की रेशियो में, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 की रेशियो में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये डीड बनी ही नहीं है कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल डाला है उस पर कोई इंटरेस्ट देना है नहीं देना, ये बात ही नहीं हुई, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देनी, कोई सैलरी पार्टनर्स को नहीं देनी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नहीं देनी। जो देना है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। और वो लोन कौन सा है? जो कि पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। ठीक है, ये याद रखना कि जो लोन पार्टनर्स ने किसको दिया है? फर्म को दिया है, उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट होगा 6%। ठीक है, लोन 2 तरीके का होगा, एक तो फर्म जो पार्टनर्स को देगी और पार्टनर जो फर्म को देंगे। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो बदले में उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो वो इंटरेस्ट देना ही होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो 6% होगा ही होगा। तो ये 5 रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियरली समझने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प करेंगे। जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। देखो, ये 2 टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब है कि जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, किसने? पार्टनर्स ने या फिर एम्प्लॉयज़ ने, तो उनको वो पैसे वापस करने होंगे फर्म को आउट ऑफ प्रॉफिट। चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, उनको वो पैसा देना ही होगा उन पार्टनर्स को। ठीक है, उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में से पे करना ही होगा। अगर प्रॉफिट नहीं भी है फर्म को तो भी वो देना ही होगा। इसके लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे जो हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे।
कौन कौन से? अभी हमने एक बात करी थी इंटरेस्ट ऑन लोन की, है ना, जहाँ पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट का पार्ट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करे, बिल्कुल नहीं। वो तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। इसके लिए क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें वो हर एक चीज़ आ जाती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को, और उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि वो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब हम उस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कुछ देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसीलिए इसको बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम बनाएंगे दोनों अकाउंट्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये है उसका परफॉर्मा। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे वो सारे चार्ज हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट में से वो पार्ट हमें उन पर्सन्स को दे देना है जिन्होंने इस चीज़ में पैसे लगाए हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो यहाँ पर आता था, है ना। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद डेबिट साइड में क्या आएगा? सबसे पहले वही इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फर्म को दिया है, चाहे पार्टनर्स ने दिया हो चाहे एम्प्लॉयज़ ने दिया हो, तो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस टू द फर्म। नंबर सेकंड आता है इसमें रेंट। अब वो रेंट कोई किसका भी होगा, पार्टनर्स का भी रेंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को दे रखा है फर्म को काम करने के लिए, उसके अंदर कोई प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस पे जो भी उस प्रेमिसेस पे जो भी रेंट आएगा वो पार्टनर लेगा ही लेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है। तो वो रेंट ये भी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अलावा मैनेजर्स कमीशन, जो मैनेजर्स कमीशन है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो कि मिलेगा ही मिलेगा मैनेजर्स को। फिर इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब ये जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये कुछ टर्म्स गिवन है, चाहे वो लोन हो, और वो लोन कौन सा, जो एडवांस किया है फर्म को, वो रेंट जो पार्टनर्स या एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं, मैनेजर्स की कमीशन, ये सब कुछ अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले। इसमें एक और चीज़ जो बनानी है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कौन सा इंटरेस्ट आ गया? ये वो है जो फर्म टेकन फ्रॉम द फर्म, जो फर्म से पार्टनर ने लिया है। अब सिर्फ अपना लोन नहीं लेगा ना, वो जो फर्म से उन्होंने लोन लिया है वो भी तो वापस करना होगा, तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा। तो ये क्रेडिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड वो वाला आएगा जो कि लोन फर्म से लिया था और अब उन पार्टनर्स को वो इंटरेस्ट वापस पे करना है, किसको? फर्म को। तो जो नेट प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो सेकंड अकाउंट बनता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो ट्रांसफ़र करके आया था वो हमने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ध्यान रहे कि सिर्फ जो नेट प्रॉफिट है ना वही हम यहाँ लेकर आते हैं। अगर लॉस हो जाता है, अगर लॉस आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो जर्नली उसके लिए कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। लेकिन क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इवन आफ्टर द लॉस, तो भी उस लॉस को
यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया जाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर जर्नली जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब वहाँ पर क्या हो, प्रॉफिट हो। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट यहाँ ले आए। अब जो जो चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी है, क्या देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। याद रहे यहाँ पर पार्टनर का कमीशन आएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें हम मैनेजर का कमीशन लिखते हैं, तो इसमें ध्यान रखना यहाँ कौन सा आएगा, पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन जो मैनेजर का कमीशन है वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोनों की जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो दोनों की सेम रहती है, बस कहाँ लिखना है, मैनेजर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है और जो पार्टनर का कमीशन है वो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस भी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में लिखा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं। इसके अलावा कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, कोई डोनेशन दी है, कोई प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएंगी। और क्रेडिट साइड जो आएगा वो सिर्फ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी विड्रॉ कराया है, ए और बी ने विड्रॉ करा है, उस पर उनको इंटरेस्ट तो देना होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए तो वो एक इनकम हुई, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ए और बी में ट्रांसफ़र करके जो जैसा भी होगा। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट आएगा, एज और बीज कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम तब करते हैं जब क्या हो, पार्टनरशिप डीड हो रिटर्न में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो हम करेंगे मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन। दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सॉल्व हमें सेम तरीके से करना होता है। बस याद रहे मैनेजर्स कमीशन ये एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और पार्टनर्स कमीशन ये एक एप्रोप्रिएशन है आउट ऑफ प्रॉफिट, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। सॉल्व इसको बिल्कुल सेम तरीके से करना है, बस जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है, अगर लिखा हो क्वेश्चन में लिखा हो कि ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर हमें मैनेजर्स की कमीशन या पार्टनर्स की कमीशन निकालनी है और ये लाइन लिखी होगी कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सिंपली हम जो भी प्रॉफिट गिवन होगा उसका हम उतना परसेंट निकाल लेंगे। अगर 10% गिवन होगा तो 10/100 लिख लेंगे। लेकिन अगर ये टर्म लिख दिया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब हम कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंटेज होगा 10/100 प्लस वो वाली परसेंटेज, ठीक है, जो ये वाली थी वही ऐड होके आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब वो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको दोबारा से निकालने के लिए हम 10/110 कर देंगे। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम सिंपली 10/100 करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू।